नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर बागपत, जहां अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा है। दूसरी तस्वीर बरेली और तीसरी मेरठ की है। बागपत में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। बरेली में दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के 27 करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की डेडलाइन खत्म हो गई है, कभी भी यहां एक्शन देखने को मिल सकता है। तो वहीं मेरठ में कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट को डिमोलिश किया गया। बागपत में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों की शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विकास प्राधिकरण ने एडीएम की मौजूदगी में अभियान चलाया। इस दौरान निर्माणाधीन कॉलोनियों की दीवारें, सड़कों के किनारे बने कमरे और अन्य अवैध स्ट्रक्चर तोड़े गए। देखिए, बागपत बढ़ौत विकास प्राधिकरण द्वारा जो अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं उस पर रोकथाम लगाने के लिए उनका चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जैसा आप अभी देख रहे हैं, पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, फिर से नोटिस के बावजूद इन्होंने कार्रवाई अपनी प्रारंभ जारी रखी, तो आज इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जनपद में और कितनी अवैध कॉलोनियाँ मान रहे हैं या क्या और आगे अभियान चलेगा? जनपद में प्रत्येक तहसील में 3-3 टीमें बनाई गई हैं और उनका रोस्टर लगाकर अवैध कॉलोनियों पे अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ में सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर हुई। हालांकि एक्शन से पहले तमाम व्यापारियों से परिसर खाली करा लिया गया था। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई थी। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की गई। न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। ये 2014 से लंबित थी। इसमें 2024 में आदेश हुआ था, उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। अच्छा, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? इसमें 21 दुकानें हैं। 21 दुकानें जी। अच्छा भाई साहब, बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। थाना प्रेमनगर के शाहबाद और भूड़ क्षेत्र में 27 अवैध मकानों पर नोटिस की समय सीमा पूरी हो गई। नगर निगम की जमीन पर बने इन मकानों को 15 दिन में खाली कराने का आदेश दिया गया। आरोप था कि नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके मकान को बनाया जाए। 15 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद मकानों को खाली नहीं कराया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने पेशेवर और फर्जी जमानतदारों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये आरोपी न्यायालय में फर्जी शपथ पत्र और थाने का फर्जी वेरिफिकेशन लगाकर गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों की जमानत कराते थे। इस काम के एवज में 3000 रुपए मिलते थे। कुछ वकीलों की साठगांठ से ये खेल न्यायालय में चल रहा था। इसमें हमने 11 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार किया है और ये जो अभियुक्त हैं ये पेशेवर और फर्जी जो जमानतदार हैं वो बन के विभिन्न अभियोगों में, जो कि गंभीर टाइप के अभियोग थे, जैसे कि गैंगस्टर एक्ट, गोकशी, लूट, डकैती, इन तरह के अपराधों में जो अपराधी होते थे उनकी ये जमानत लेते थे। इनसे जो हमने इनिशियल पूछताछ की है उसमें ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इनके द्वारा ये एक गिरोह के रूप में काम किया जा रहा था और ये पर जमानत जो है 2 से 3 हजार रुपए जो जमानतदार हैं उनको मिलते थे। खबर आगरा से है, जहां गली में तेज रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। पड़ोसियों ने बुजुर्ग के घर पर हमला कर दिया और सर में ईंट से वार किया। इस कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और खबर कानपुर से है, जहां एक 21 साल की युवती ने होटल संचालक पर बंधक बनाकर रेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवती पिछले 1 साल से होटल में काम करती थी।
कुछ समय पहले होटल संचालक ने लड़की के सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया था। द्वारा 1090 पर इस बात की सूचना दी गई थी। उसके तत्काल ही पुलिस द्वारा उनसे संपर्क किया गया और जिस होटल में होटल मालिक के द्वारा इनके साथ रेप करना बताया गया, वहां पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें पीड़िता द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही जो अभियुक्त जिसका नाम मनोज पटेल है और ट्विंकल गैलेक्सी होटल के ओनर हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें महिला का मेडिकल कराया जा चुका है। गोंडा में 5 साल के बेटे के सामने पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने चाकू से पत्नी की गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद बेटे को ससुराल में छोड़कर वो फरार हो गया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 8 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर शादी की थी। थाना पुलिस और उच्चाधिकारी का मौके पर पहुंच गए। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के भाई विनय कुमार की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज में नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सल्लू को गिरफ्तार किया। आरोपी पर जॉर्ज टाउन थाने में 6 करोड़ 40 लाख रुपए गबन का मुकदमा दर्ज है। आरोपी नीरज 2016 से संगम कंस्ट्रक्शन कंपनी में एजेंट के रूप में काम कर रहा था। 75 लाख रुपए फर्म मालिक को लौटाने के बाद लगभग 5.25 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी नीरज नेपाल भाग गया, लेकिन मिंटो पार्क के पास वो पकड़ा गया। नीरज के खिलाफ प्रयागराज में 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रायबरेली में पुलिस ने हरियाणा के टप्पेबाज के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग में हापुड़ और दिल्ली की महिलाएं भी शामिल थी, जो ई रिक्शे पर सवारियों को धोखा देकर सामान छीनती थी। पुलिस ने 2 पुरुष और 5 महिलाओं को लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में गैंग टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़े हैं जिसमें नवीन सिंह और राम सिंह दोनों पुरुष हैं और अन्य जो महिलाएं हैं में शालू, बबीता, अंजू, कृष्णा और सोनतारा, ये लोग हापुड़ की रहने वाली हैं और इसमें से एक जो है रेवाड़ी हरियाणा का और इसमें एक जो अंजू है वो दिल्ली की रहने वाली है। और इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक अर्टिगा गाड़ी से ये लेकर के अपने बच्चे को भी गोद में लेकर के चलती है भीड़ भाड़ इलाके में, जहाँ पे महिलाएं सोने और इत्यादि के जो चेन वगैरह पहन के रहती है। सहारनपुर में थाना गागलहेड़ी पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मृतक राजकुमार का मोबाइल, आधार कार्ड, हत्या में इस्तेमाल लोहे का जैक बरामद किया। मामला 15 अक्टूबर का है, जब राजकुमार पंजाब जाते समय लापता हो गया था और बाद में हत्या की वारदात सामने आई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कैंटर गाड़ी के 45,000 रुपए के विवाद के चलते मिलकर हत्या की योजना बनाई गई। फिरोजाबाद में बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। आग लगने से नेशनल हाईवे 2 के किनारे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बिजली आपूर्ति बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण बिजली के तार जल गए और आसपास के घरों की बिजली चली गई। प्रयागराज से खबर है, बेकाबू होकर कार नहर में पलटी। गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला, स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला। करछना के पचदेवरा संपर्क मार्ग पर यह हादसा हुआ। मुरादाबाद में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। सर्टिफिकेट मांगने वाले मदरसे में जांच के प्रशासन के लिए टीम पहुंची। कई विभागों से जुड़े अधिकारियों ने मदरसे में पहुंचकर जांच की। पाकबड़ा इलाके स्थित जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा पर 13 साल की छात्रा के परिजनों से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का केस दर्ज हुआ था। परिजनों की शिकायत के बाद मुरादाबाद पुलिस ने एडमिशन सेल इंचार्ज, प्रिंसिपल समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामले का संज्ञान लिया। जांच के लिए टीम बनाई गई है और एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने मौके पर जाकर जांच की।
मुजफ्फरनगर थाना शाहपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रांसफार्मर चोरी गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। पुलिस ने 5.25 क्विंटल के आसपास कॉपर कॉयल, कैंटर, हथियार बरामद किए। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। गिरोह का मुख्य सरगना आसिफ फिलहाल फरार है। गिरोह ट्रांसफार्मर चोरी कर बेचता था। हमारा फोन खराब हो रहा है। अपराध का और इसी इनके आपराधिक इतिहास भी है। किसी के खिलाफ 8 मुकदमे हैं, 6 मुकदमे, 4 मुकदमे, 3 मुकदमे। हर व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है। इसमें जिस व्यक्ति के साथ इनका व्यापार था, ये जो काट के जब ले जाते हैं तो ये गाजियाबाद में इसको बेचते हैं। जिस कबाड़ी के यहाँ आसिफ नाम का, वो भी फरार है। उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी पूरा ये 10 लोगों का गैंग गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ में, तथा विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीईटी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए आज टीचर्स फेडरेशन का गठन किया गया। दरअसल आरटीई आने के पहले भर्ती हुए शिक्षकों में बेचैनी है। उनके मुताबिक उन्होंने सभी मानदंडों को पूरा करके ही नौकरी हासिल की थी और नौकरी के 20-25 साल बीत जाने के बाद अब नए सिरे से योग्यता का प्रमाण देना कठिन है। और इसी के खिलाफ लड़ाई के लिए आज टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो टीईटी अनिवार्यता को खत्म करने की लड़ाई लड़ेगा। को उन मानदंडों को पूरा करने के बाद ही शिक्षकों का चयन हुआ है। अब अगर 20-25 साल पहले नियुक्त शिक्षक, आप उससे कहेंगे कि आज जो वर्तमान में योग्यता है आप उसको अर्जित करिए, तो यह नाइंसाफी है। और इसके खिलाफ पूरे देश के शिक्षकों में निर्णय आने के बाद बेचैनी, चिंता बढ़ गई। तमाम देश के जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो मिले और मिलकर ने सबने निर्णय लिया कि पूरे देश में करीब 20 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहा है कि उन शिक्षकों की आवाज को भारत सरकार के सामने मजबूती से रखने के लिए हमको एक बैनर की आवश्यकता है। और पूरे देश के लोगों ने मिलकर के आज टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन किया, जिसका चुनाव हुआ है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। सीएम योगी ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। दिल्ली पहुंचकर आज राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रपति से। दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन और राम मंदिर में ध्वज स्थापना का न्योता दिया है। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण किया, डोमेस्टिक टर्मिनल, सुरक्षा और उद्घाटन समारोह स्थल का जायजा लिया। एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन पेश की गई। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज़ुरिक के सीईओ बैठक में शामिल रहे और सीईओ यमुना अथॉरिटी और YIAPL NIAL के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के विकास का प्रतीक बनेगा। सीएम ने गुणवत्ता, समयबद्धता और यात्री सुविधा को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उच्च मानकों के अनुरूप सभी निर्माण और सुरक्षा कार्य संपन्न कराने के लिए कहा है। उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की बात कही है। रामनगरी में 14 कोसी परिक्रमा की तैयारी अंतिम दौर में है। 30 अक्टूबर की सुबह से आरंभ होने जा रही 14 कोसी परिक्रमा इस बार श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास होगी। भगवान राम लला के महल के पूर्णतः का संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर की पूर्णता को देखते हुए दूर दराज से श्रद्धालुओं के आने की भी संभावना है। जिला प्रशासन के द्वारा बेहतर, प्राचीन और पारंपरिक परिक्रमा मेले की तैयारी की जा रही है। परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सड़कों पर श्रद्धालुओं के चलने के लिए जगह जगह साफ सफाई के साथ पथरीले रास्ते पर मिट्टी डलवाई जा रही है। उसी में निर्देश दे रहे हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे वगैरह कुछ हैं उसको भरने के लिए, जो कुछ पैच है उसको पूरा करने के लिए, और साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है तो उस विशेष तौर पे सुरक्षा के हिसाब से दृष्टिगत चीज़ें रखने के लिए, और जगह जगह जहाँ जहाँ भी बॉटल नेक होता है, पतला रास्ता आता है, वहाँ पे PWD को भी निर्देश दिए गए कि वहाँ पे अपना कुछ भंडारण करके रखें
बिजली वालों को भी दिया गया कि भंडारण करके रखें कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही उसका निदान किया जा सके। संभल में साध्वी प्राची का विवादित बयान सामने आया। मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया गया। साध्वी ने कहा, दंगे में शामिल नाबालिग बच्चों की नसबंदी करा दें, दोबारा दंगे में शामिल होने पर बच्चों का एनकाउंटर किया जाए और मुसलमानों का वोट देने का अधिकार खत्म किया जाए। जहां दंगे की इनकी योजना दिखाई दे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनकी क्या हो रहा है कि नाबालिग बच्चे आ रहे हैं दंगों में, उनको आगे कर देते हैं लोग, महिलाओं को आगे करते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं और जो नाबालिग बच्चे उनको आगे करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से, दंगा रुकेगा, दो काम कर दीजिए। जो भी नाबालिग बच्चे दंगे में शामिल है उनकी पकड़ पकड़ करके नसबंदी करिए, और दूसरी बार अगर वही दंगे में मिले तो सीधा उसका एनकाउंटर करिए। दंगे खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, कहीं दंगा नहीं होगा। बिहार चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें आजम खान का भी नाम है। बिहार में महागठबंधन के प्रचार को लेकर आजम खान का कहना है कि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। वैसे भी एक मुर्गी चोर और भैंस चोर का चुनाव प्रचार में जाना ठीक नहीं। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हुई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं। स्टार प्रचारक में शिवपाल यादव का नाम गायब है, क्या कुछ कहना चाहिए? नेता हैं पार्टी के, हमारी जिम्मेदार नेता है। अच्छा, 23 साल बाद आप यहाँ हुए हैं, उसके बाद आपका नाम स्टार प्रचारक में है। भाजपा और एनडीए के गठबंधन इसका आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है, एक चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है। बलिया से एसपी सांसद सनातन पांडे को बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया, जिस पर सनातन पांडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि बलिया की हवा बिहार में चली थी, तभी बलिया के अगल बगल वाली सीटों पर बीजेपी हारी। इस बार भी ऐसा ही होगा। इस दौरान सनातन पांडे ने कहा, छपरा, सिवान और आरा से रोटी बेटी का संबंध है। वहां की बेटियों से शादी ना हो तो हमारे आधे युवा कुंवारे रह जाएं। एक हवा बही थी तो बलिया का जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को मैंने उभारा तो उसको पूरे देश ने पसंद किया। उस समय उसको जो है तेजस्वी जी ने भी अपने पोर्टल पर डाला, राजीव रंजन पप्पू जी ने भी पोर्टल पर डाला, और तमाम नेताओं ने उसको अपने पोर्टल पर डालने का काम किया था। तो उत्तर प्रदेश का तो बिहार से हमारा तो अधिक लगाव है। अगर बिहार का अगर छपरा न हो, आरा न हो, सिवान न हो, तो हमारे तो आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध है वहाँ से। बिहार इलेक्शन की सरगर्मी तेज होती जा रही है। बिहार अपना मुस्लिम कार्ड भी बिहार में उतारने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने उठाई है। ये मुस्लिम महिलाएं प्रचार करने जा रही हैं। अलग अलग गुटों में ये पश्चिम बिहार की तरफ रवाना होंगी। वहां मुस्लिम बस्तियों में जाकर महिलाओं को योगी और मोदी सरकार में मिले लाभ की जानकारियां देंगी। के 30-35 महिलाएं हैं जो पश्चिम बिहार जाने की पूरा एकदम तैयारी कर लिए हैं, और इस बार जाकर हम लोग वहां पे पश्चिम बिहार में जाकर घरों घरों में जाकर अपना प्रचार करेंगे। जो हमें बेनिफिट मिला है हमारे बीजेपी सरकार में, उससे पहले तो हमें कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। जैसे कि आवास देख लीजिए, आवास योजना जो हमारा आया है 2.5 लाख का, वो लोगों को बहुत अच्छा सा फायदा हुआ। जो बेरोजगार है उनको रोजगारी मिली। आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का हमें बेनिफिट मिला। सबसे बड़ी मुद्दा ये आता है कि हम मुस्लिम महिलाओं को बहुत ही अच्छा सुरक्षा मिला है कि 3 तलाक का जो हमारा मुद्दा था वो हमारा खत्म हुआ। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का त्योहार छठ पूजा आज से शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने वीडियो जारी करके छठ पूजा करने वाली माताओं, बहनों और लोगों को मंगल कामनाएं दी। सीएम योगी ने भोजपुरी में छठ पर्व की बधाई दी और कहा, रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। और उसके साथ ही उन्होंने जय छठी मैया भी कहा। नमस्कार।
सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। पूर्वांचल और बिहार का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है, जिसमें श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करेंगे। गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर श्रद्धालुओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई के इंतजाम किए हैं। शहर में 70 से ज्यादा अस्थायी और अस्थायी घाट बनाए गए हैं, जहां लाखों श्रद्धालु महापर्व की आस्था में शामिल होंगे। पानी की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, साफ सफाई। इस बार हमने हिंडन नदी, क्योंकि पानी अभी आना है, तो हमने आगे जाके भी पूरी ड्रेजिंग करके पूरी सफाई करी, पूरी स्क्रैपिंग करी है। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम, पीएस सिस्टम, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, एक बहुत भव्य लेजर शो का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें कथा भी चलाई जाएगी। एक स्टोरी जो होती है वो भी हम, छठ की जो स्टोरी है वो भी चलाएंगे। और आज पुरबिया समाज के साथ हमने यहाँ पूजा आप लोग ने आयोजन किया था, उसमें हम सम्मिलित हुए, बहुत अच्छा लगा। और हमारी नगर निगम की, प्रशासन की पूरी तैयारी है। पूर्वांचल एवं बिहार का महापर्व कहे जाने वाला छठ मैया पूजा आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है। ऐसे में फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसी में व्रती महिलाएं तकरीबन 36 घंटे इसी जल में खड़े होकर पूजा अर्चना करेंगी। आपको बताना चाहूंगा, नहाय खाए से शुरू होने वाला महापर्व 4 दिन तक चलने वाला है, जिसको लेकर शासन एवं प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन यहाँ आने वाली व्रती महिलाएं और जो अन्य लोग हैं, उनका कहना है कि पानी अभी तक साफ नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर घाट की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर माता की बेदी यहाँ बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सभी ने यहाँ बेदी बनानी शुरू कर दी है। बीते 2 से 3 दिन से यहाँ लगातार बेदियां बनाई जा रही थी। वहीं नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम द्वारा यहाँ पर अस्थायी तौर पर ये टोटियां लगाई गई हैं कि जो व्रती महिलाएं होंगी या जो पुरुष होंगे वो यहाँ पर नहा सकें। नहाय खाए से शुरू होने वाला महापर्व आज से शुरू हो चुका है। वहीं ड्रोन के जरिए भी यहाँ निगरानी रखी जाएगी। तकरीबन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगाए गए हैं। गाजियाबाद में, अकेले गाजियाबाद में 100 से ज्यादा ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां छठी मैया की पूजा होगी। दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन और राम मंदिर में ध्वज स्थापना का न्योता दिया। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये मुलाकात हुई है दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।